हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, गॉस की प्रमेय के आपके कई न्यूमेरिकल हो गए थे, ठीक। और कुछ न्यूमेरिकल देख लीजिए, मुख्य न्यूमेरिकल होंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, एक खोखला बेलन है, एक खोखला बेलन, और इस बेलन के भीतर क्यू आवेश स्थित है। एक खोखला बेलन है, इसके भीतर प्लस क्यू आवेश स्थित है, और बेलन का जो वक्री पृष्ठ है इससे संबद्ध जो वैद्युत फ्लक्स है वो फाई है, ठीक। और बेलन के जो समतल पृष्ठ हैं इनसे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। क्वेश्चन ध्यान देंगे, एक खोखला बेलन जिसके भीतर प्लस क्यू आवेश स्थित है और इसके वक्री पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय वैद्युत फ्लक्स फाई है और इसके समतल पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। यह न्यूमेरिकल बहुत ही प्रमुख है और इस बार की बोर्ड परीक्षा में भी आया हुआ है। तो ध्यान देंगे, आप लोगों ने गॉस की प्रमेय पढ़ रखी है। गॉस की प्रमेय क्या थी? जैसे कोई हमारे पास बंद पृष्ठ है और इसके भीतर कोई आवेश स्थित है, मान लीजिए नेट आवेश Q स्थित है, ठीक। और तो गॉस की थ्योरम के अनुसार इस बंद पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स का मान क्या था? Q/ε0। और ये Q/ε0 है जब हमने माध्यम को वायु या निर्वात लिया है। यदि कोई आवेश किसी माध्यम में रखा हुआ है तो माध्यम का परावैद्युतांक भी लिखा जाता है। और आपको हम फर्स्ट लेसन में बता चुके हैं, जो माध्यम का परावैद्युतांक होता है वो सदैव ε0 के साथ ही आता है। Q/ε0 यदि ये Q कूलम आवेश के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है तो इसी बंद पृष्ठ से संबद्ध जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो फाई बराबर Q/ε0 के होता है, ठीक। लेकिन अधिकतर जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे उनमें माध्यम की बात नहीं करेगा, निर्वात या वायु की बात करेगा। और निर्वात या वायु के लिए K का मान 1 होता है, तो गॉस की थ्योरम रह जाती है केवल Q/ε0, ठीक। फाई बराबर Q/ε0। अब हमें ज्ञात करना है इसके समतल पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स का मान। तो सिलेंडर जो होता है बंद आकृति है, ये 3D आकृति है और गॉस की प्रमेय को हम यूज करते हैं 3D आकृतियों के लिए ही, बंद आकृतियों के लिए, कोई भी बंद आकृति हो। तो मान लेते हैं कि ये जो समतल एरिया है ये वाले, इनसे संबद्ध वैद्युत फ्लक्स का मान फाई डैश है। इससे भी फाई डैश होगा, ठीक। दो समतल पृष्ठ है, इससे भी फ्लक्स संबंधित होगा, इससे भी फ्लक्स संबद्ध होगा, इससे भी फाई डैश, इससे भी फाई डैश, दोनों से बराबर होगा, ठीक। क्यों? क्योंकि इस Q आवेश का जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो इस पृष्ठ पर भी होगा, इस पृष्ठ पर भी होगा, और दोनों ये क्षेत्रफल समान होंगे तो दोनों जगह का फ्लक्स भी समान होगा, ठीक। तो मान लीजिए, माना समतल पृष्ठों से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स फाई डैश है, माना समतल पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स फाई डैश, ठीक। तब ये पूरी बंद आकृति है, तो बेलनाकार या बंद आकृति के लिए हम लगा सकते हैं गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय किससे क्या है? गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय है किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स होता है वो उस पृष्ठ से घिरे नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक। तो यहां पर भी गॉस की थ्योरम लगाएंगे। इस बंद पृष्ठ से संबद्ध, बंद पूरे बेलन से संबद्ध जो वैद्युत फ्लक्स है वो कुल निकालेंगे, और कुल आपका कितना है ध्यान देना, फाई वक्री पृष्ठ से है तो कुल फ्लक्स, या लिख लेते हैं कुल फ्लक्स
कुल फ्लक्स आएगा, यहां लिख देते हैं, कुल फ्लक्स कितना आएगा, कुल फ्लक्स होगा पूरे सिलेंडर से संबद्ध होगा फाई, ये वक्री पृष्ठ से होगा, और फाई डैश और ये फाई डैश समतल पृष्ठों से होगा। तो कुल फ्लक्स हो जाएगा फाई प्लस 2 फाई डैश। ध्यान देना, कुल फ्लक्स हो जाएगा फाई प्लस 2 फाई डैश। गॉस की थ्योरम क्या है कि जो कुल फ्लक्स होता है वो जो आकृति बंद आकृति हमने ली है उसके भीतर कितना आवेश है, उस आवेश का वर्गमूल एप्सिलॉन 0 गुना। तो कुल फ्लक्स आपका क्या है, फाई प्लस 2 फाई डैश, और ये 1/एप्सिलॉन 0 गुना होगा सिलेंडर के भीतर स्थित आवेश का, नेट आवेश। और सिलेंडर के भीतर स्थित नेट आवेश क्या है, Q। नेट आवेश Q लिख सकते हैं या प्लस Q भी लिखा जा सकता है, ठीक। नेट आवेश Q है या प्लस Q मान लीजिए। तो नेट आवेश Q इसका एप्सिलॉन 0 1/एप्सिलॉन 0 गुना होगा। यहां से हमें समतल पृष्ठों वाला फ्लक्स निकालना है, तो 2 फाई डैश का मान निकालेंगे, वो आपका आ जाएगा Q/एप्सिलॉन 0 माइनस में फाई, Q/एप्सिलॉन 0 माइनस में फाई। यहां से फाई डैश का मान क्या आएगा, फाई डैश बराबर आ जाएगा 1/2 और अंदर आएगा Q/एप्सिलॉन 0 माइनस में फाई, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक बंद आकृति, बंद आकृति कौन है, बेलन है, खोखला बेलन, इसके भीतर Q आवेश, इसके वक्री एरिया, मान लीजिए ये बेलन है और इसका जो वक्री एरिया ये है, इससे संबंधित जो वैद्युत फ्लक्स फाई है, और हमसे पूछा गया इसके आधारों या इसके समतल पृष्ठों से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करो। तो मान लिया समतल पृष्ठों से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स फाई डैश है, फाई डैश है, और गॉस की थ्योरम लगा दी, कुल फ्लक्स आपका इतना वक्री पृष्ठ का और दोनों समतल पृष्ठों का, फाई प्लस 2 फाई डैश। कुल फ्लक्स किसके बराबर, 2 फाई डैश इक्वल टू होगा कुल फ्लक्स फाई प्लस 2 फाई डैश, Q/एप्सिलॉन 0 यहां से फाई डैश का वैल्यू निकाल लिया, ठीक। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं न्यूमेरिकल को। देखिए आगे क्वेश्चन आता है आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14। ध्यान देना, आपको 13 तक बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में धातु के एक खोखले गोले का व्यास 60 सेंटीमीटर है। धातु का एक खोखला गोला है और इसका जो व्यास है वो 60 सेंटीमीटर है, इसका व्यास 60 सेंटीमीटर, खोखले गोले का व्यास 60 सेंटीमीटर है, और इस गोले पर 500 माइक्रोकूलम का आवेश है, 500 माइक्रोकूलम, इस गोले पर 500 माइक्रोकूलम का आवेश है, और Q का मान, आवेश Q मानते हैं, Q का मान 500 माइक्रोकूलम है, और इस गोले पर जो 500 माइक्रोकूलम चिन्ह नहीं दिया है इसमें हम धनात्मक आवेश मान लेंगे, ये धनावेश इस गोले पर वितरित है, ठीक है। जो आपके चालक पदार्थ होते हैं, धातुएं चालक होती हैं, तो चालकों का जो संपूर्ण आवेश होता है वो उनके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होता है, ठीक। तो इस पर 500 माइक्रोकूलम का आवेश है, और इस आवेश वितरण के कारण हमें वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, ठीक है। यहां से गोले की त्रिज्या क्या आएगी, ध्यान दीजिए कैसे हल करते हैं इसको। आवेश का मान दिया है 500 माइक्रोकूलम, इसको चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻⁴, इसकी पावर -6 से गुणा करेंगे तो 10⁻⁴ कूलम आवेश, 5 × 10⁻⁴ कूलम आवेश आएगा, ये Q की वैल्यू है। इसके बाद इसका व्यास दिया है, व्यास दिया 60 सेंटीमीटर, तो इस गोले की जो त्रिज्या आएगी वो आपकी आ जाएगी 60 × 2 30 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको मीटर में चेंज कर सकते हैं, 30 × 10⁻⁻2, ठीक। गोले का व्यास 60 दिया था और इसकी रेडियस निकल आएगी आपकी 30 सेंटीमीटर या 30 × 10⁻2 मीटर। अब इस गोले के कारण हमें वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, और वो वैद्युत क्षेत्र कहां ज्ञात करना है ये आप ध्यान दीजिए। तो इसके फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है कि गोले के केंद्र से 1 मीटर की दूरी पर, गोले के केंद्र से 1 मीटर की दूरी पर, गोले के केंद्र से
1 मीटर की दूरी, 30 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, तो जो 1 मीटर की दूरी होगी वो गोले के बाहर होगी, गोले के बाहर कोई स्थित बिंदु होगा, ये 1 मीटर पर स्थित है। यहां हमें वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो पहले पार्ट में गोले के केंद्र से 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करें इसके लिए, जो आपके गोली चालक होते हैं, गोली कोष है, खोखला गोला है, ठीक, जो भी गोली पदार्थ है, उनका जो संपूर्ण आवेश होता है वो उनके पृष्ठ पर होता है, और इस आवेश वितरण के कारण यदि हम किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करते हैं, तो वो वैल्यू आती है इस प्रकार, जैसे कि कोई बिंदु आवेश हो और इससे r दूरी पर हम कोई वैद्युत क्षेत्र कैलकुलेट कर रहे हैं। r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र इसके कारण आता है E = 1/4πε0 और Q/r², Q आवेश के कारण, और इसकी दिशा, यदि ये धनात्मक आवेश है तो इसकी दिशा इससे की ओर होती है, और यदि ऋणात्मक आवेश है तो इसकी दिशा इसकी ओर होती है। अब चूंकि ये गोले को जो आवेश दिया था 500 माइक्रोकूलम का, ये धनात्मक आवेश है, तो इसके कारण जो भी वैद्युत क्षेत्र निकलेगा उसकी डायरेक्शन हमेशा इस गोले के बहिर्मुखी होगी, त्रिज्यता बहिर्मुखी होगी, बाहर की ओर होगी। तो इस गोले के संपूर्ण आवेश को इसके केंद्र पर केंद्रित माना जा सकता है। जैसे 500 माइक्रोकूलम का आवेश है तो संपूर्ण आवेश इसके केंद्र पर केंद्रित मान सकते हैं, और जब संपूर्ण आवेश को केंद्र पर केंद्रित मान सकते हैं तो Q आवेश यहाँ पर है, और Q आवेश के कारण r दूरी पर, यहाँ पर 1 मीटर की दूरी पर, यहाँ r की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 1 मीटर। ये तो रेडियस थी गोले की, ठीक। अब इस दूरी को हम मान लेते हैं, पहले पार्ट में दूरी जो r का मान दिया है वो आपका दिया है 1 मीटर, ठीक, और गोले के आवेश को उसके केंद्र पर केंद्रित मानते हुए, उसके केंद्र पर केंद्रित मानते हुए, अब जब गोला का आवेश पूरा केंद्र पर केंद्रित माना जा सकता है तो ये बन जाएगा एक बिंदु आवेश, और बिंदु आवेश के कारण 1 मीटर की दूरी मतलब r दूरी, r की वैल्यू, दूरी r का 1 मीटर, दूरी r का मान 1 मीटर हुआ, तो 1 मीटर की दूरी पर जो वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू आएगी 1/4πε0 और Q/r², E = 1/4πε0 Q/r²। आपको Q का मान मालूम, दूरी r आपकी कौन सी है, हमने कैपिटल R माना है, इसको कैपिटल R लीजिए, Q/r², दूरी r का मान 1 मीटर है। इसमें सारी वैल्यू रख देंगे और आपका E का मान निकल आएगा। क्या आएगा, E = 1/4πε0 का मान आप जानते हैं, E = 1/4πε0 9 × 10⁻9, और Q का मान कितना है, 5 × 10⁻⁴, r दूरी r का मान कितना, 1 मीटर, 1 का वर्ग, तो इक्वल टू आएगा ये 9 5 का गुणा 9 अपना 45 × 10⁵, यहां से E का मान हो गया आपका 4.5 × 10⁶ न्यूटन प्रति कूलम, ठीक। तो ये E का मान गोले के केंद्र से 1 मीटर की दूरी पर निकलेगा, ठीक है। इसके बाद सेकंड पार्ट इसका पूछा गया है कि गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करो। गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या आएगा, तो गोले के पृष्ठ पर बहुत आसान, गोले के पृष्ठ पर जो दूरी r होगी इस त्रिज्या के बराबर होगी। अगर तुम्हारा कोई बिंदु गोले के पृष्ठ पर लेंगे तो ये जो दूरी हमने 1 मीटर ली, अब अगर इस बिंदु को उठाकर हम मान लीजिए बिंदु P है, इस बिंदु को अगर यहां ले आए तो ये दूरी इसकी त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। तो कैसे ज्ञात करेंगे, नंबर दूसरा पार्ट आता है गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर कैसे आएगा ध्यान देना, गोले के पृष्ठ पर जो दूरी r है इसका मान त्रिज्या के बराबर हो जाएगा, जो कि है 30 सेंटीमीटर, 30 × 10⁻²। तो पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र का सूत्र, फार्मूला वही लगाओ, बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यही बात इसमें भी मान सकते हैं कि गोले के आवेश को उसके केंद्र पर केंद्रित माना जा सकता है। तो इक्वल टू क्या आएगा, 1/4πε0 Q/R², लेकिन कैपिटल R का मान स्मॉल r, नीचे r रखेंगे। क्या आ जाएगा इसके बाद, r का मान रख देंगे
1/4 का मान रख देंगे, q का मान 9 गुणे 10 की पावर 9, q का मान 5 गुणे 10 की पावर माइनस, q का मान 5 गुणे 10 की पावर माइनस 4 कूलम था, और बटे दूरी का वर्ग, इसका वर्ग कर देंगे, r का वर्ग करोगे तो 900 आएगा, गुणे में 10 की पावर माइनस की 4 वर्ग करेंगे, 30 का वर्ग 900 होगा, 10 की पावर माइनस 2 का वर्ग 10 की पावर माइनस 4, ये कट जाएगा, ये 9 से 100 बार कट जाएगा, 100 को ऊपर ले जाएंगे या घट जाएगा, सीधे गाते घट जाएंगे, तो 5 गुणे 10 की पावर 7, ठीक है। और इसके बाद एक थर्ड पार्ट और पूछ रहे हैं, बहुत ही आसान है, ध्यान देना, वो क्या है कि गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करो। चालक गोला है, चालक गोला आपने पढ़ा था, निगमन किया था, गोली कोष के बारे में किया था, तो गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र 0 गॉस की प्रमेय से प्रूव किया है। क्यों? क्योंकि जब हम गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं तो भीतर किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए जो गॉसी पृष्ठ खींचते हैं उससे कोई भी आवेश घिरा नहीं होता है, और जब जिस गॉसी पृष्ठ से कोई आवेश नहीं घिरा होगा उस गॉसी पृष्ठ पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे 0 निकलता है, तो गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र का मान 0 है। ये प्रूफ कर चुके हैं गॉस की प्रमेय से, ठीक। इसके बाद आपका न्यूमेरिकल नंबर 15 आता है इस एक्सरसाइज में, ठीक। सेम जैसे आपने ऊपर किया है, धातु के चालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र, जो चालक गोला था धातु का गोला है, उसके कारण जो आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है, सेम कंडीशन इसकी भी है। इसमें एक पतला गोली कोष है, पतले गोली कोष जिस प्रकार से पतले गोली कोष के कारण निकालते हैं वही आपका चालक गोले के कारण निकालते हैं। खोखला गोला, खोखले गोले की परत बहुत पतली है, गोली कोष ही मान सकते हैं। सेम क्वेश्चन वही रहेंगे, इसमें भी रेडियस दी हुई है r = 0.25 मीटर और इस पर आवेश भी दिया है 0.2 माइक्रोकूलम। इसके कारण एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। एक गोली कोष, उसके कारण एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीन कंडीशन इसकी भी होती है, एक बिंदु जब गोली कोष के बाहर होता है, दूसरा जब बिंदु गोली कोष के पृष्ठ पर होता है, और तीसरा बिंदु गोली कोष के भीतर होता है। तो गोली कोष के पृष्ठ पर तीव्रता निकलती है, गोली कोष के बाहर तीव्रता निकलती है, लेकिन गोली कोष के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। इसके बहुत से रीजन हैं, आपने प्रूफ भी किया है। दूसरा ये भी होता है कि कोई भी अगर हमारा चालक गोला, खोखला गोला ले ले, ठीक, या कोई गोली कोष ले ले, तो उसके भीतर से होकर कोई भी वैद्युत बल रेखा नहीं गुजरती है, ठीक, और उसके भीतर से कोई बल रेखा नहीं गुजरेगी, तो भीतर वैद्युत क्षेत्र का मान जो होता है शून्य होता है। अब इसके भी तीन पार्ट हैं। पहला कह रहे हैं जो बिंदु हमने लिया है वो कोष के भीतर है, तो कोष के भीतर वाला इसका लास्ट पॉइंट था पिछले वाले क्वेश्चन का, कोष के भीतर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो 0 होगा। और दूसरा कोष के ठीक बाहर, ध्यान देना, कोष के ठीक बाहर का मतलब है कोष के पृष्ठ ठीक बाहर, ठीक, ठीक बाहर का मतलब है कोष के पृष्ठ पर तीव्रता निकालनी है। सेम यही रहे सूत्र लगेंगे, इसी तरीके से करना है। और अगला करना है कोष के केंद्र से 3 मीटर की दूरी पर, कोष के केंद्र से 3 मीटर, बस वही लगाना है 1/4πε0 q/r², बट r का मान आपको कितना लेना है 3 मीटर। वो ठीक पृष्ठ पर उसकी त्रिज्या के बराबर r का मान लेना है, अंदर डायरेक्टली 0 देना है, ठीक। तो आप लोग कर लेंगे इसको, करना अगर नहीं होता है तो हमसे कमेंट करना, हम बता देंगे, ठीक। इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन आता है 16, कह रहा है जब वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर हो जाती है। ध्यान देना, अभी आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक मीटर प्रति कूलम पढ़े थे, हमने बताया भी होगा वोल्ट प्रति मीटर, ठीक, लेकिन अगर नहीं बताया तो आगे लेसनों में आएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। तो जब वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर। तो कह रहा है वायु का रोधन टूट जाता है, वायु का रोधन टूट जाता है, वायु की सामर्थ्य टूट जाती है। दरअसल ये होता है कि वायु के अणु हैं ये आयनित होने लगते हैं, वायु का रोधन टूट जाता है। आगे कह रहा है देखो, जिस वैद्युत क्षेत्र पर जो वायु आ रहा है, वायु एक परावैद्युत है,
जिस वैद्युत क्षेत्र पर किसी परावैद्युत की सामर्थ्य रोधन टूट जाता है वो वैद्युत क्षेत्र कहलाता है परावैद्युत सामर्थ्य। दरअसल ये परावैद्युत सामर्थ्य आपको दी गई है, वो अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिस पर किसी परावैद्युत पदार्थ की सामर्थ्य टूट जाती है, उसका रोधन टूट जाता है, वो चालकीय व्यवहार करने लगता है, वो परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है वैद्युत क्षेत्र। यही कारण है। और इतने वैद्युत क्षेत्र में कह रहा है 5 मीटर वाले, बताइए कि 5 मीटर व्यास वाले धातु के एक गोले पर अधिकतम कितना आवेश संचित किया जा सकता है। एक गोला है और इस गोले की रेडियस जो है, रेडियस इसकी निकलेगी आपकी, इसका व्यास 5 मीटर दिया है तो इसकी रेडियस जो निकालेंगे वो आपकी आएगी 5/2 मीटर। गोले की त्रिज्या निकलेगी r = 5/2 मीटर। 5/2 मीटर इसकी रेडियस निकलेगी। तो मेरे इसमें कितना आवेश संचित किया जा सकता है, इस पर कितना आवेश पूछ रहा है, Q का मान, Q कितना संचित किया जा सकता है। तो चूंकि आवेश जो संचित होगा उसके पृष्ठ पर संचित होगा और पृष्ठ पर संचित आवेश को उसके केंद्र पर केंद्रित माना जा सकता है। तो हम फार्मूला वही का लगा सकते हैं कि आवेश को केंद्र पर केंद्रित मानते हुए = 1/4πε0 Q उपान क्या निकलेगा r। Q की वैल्यू निकाल लेंगे। P का मान कितना है 3×10⁶ और 1/4πε0 9×10⁹ Q का मान निकालना है, r का मान 5/2 वर्क करेंगे, नीचे 25 हो जाएगा, ऊपर 4 हो जाएगा। समझ में आया? 5/2 करेंगे, 5 का वर्ग 25, नीचे 4 आएगा, 4 को ऊपर भेज देंगे तो आपका कितना निकल आएगा, हमें निकालना है Q का मान। तो Q = आएगा 3×10⁶ गुणे में 25 आएगा, बटे में क्या आएगा 9×10⁹ गुणे में 4। इसको हल कर लेंगे तो आपका Q का मान क्या आ जाएगा, ध्यान देना, ठीक है, 3 या 9, ये 3 नीचे 4, 1/12 आ जाएगा, 1/12 ऊपर 25, 25/12 गुणे 10 की पावर कितनी हो जाएगी -3। Q = 12×2 = 24 होगा, 1 बचेगा, 0 बढ़ा लेंगे, 12 × 96 हो जाएगा, गुणे 10 की पावर -3 कूलम, या इसको लिख सकते हैं 2.08 मिली कूलम भी लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। सेम वैसे करना है जैसे आप पिछले क्वेश्चन करते आए हैं, और ऐसे अगर क्वेश्चन न्यूमेरिकल मिलते हैं तो आप इसी प्रकार से हल करेंगे। ठीक, तरीके अदर भी होते हैं, फिलहाल इसको ऐसे हल कर सकते हैं। तो जो भी आपके क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं वो आप कमेंट कीजिए, बताइए, हम आपको बताएंगे जो भी क्वेश्चन नहीं हो रहा है। और इस एक्सरसाइज में जो पीछे देखना आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन मिलेंगे, उनमें से जो नहीं होते हैं वो कमेंट करके बताइए, वो आपको बताएंगे। ठीक, देखिए इसी लेसन का आपका न्यूमेरिकल नंबर है 9। ठीक, और इस न्यूमेरिकल में ये दो समकेंद्री गोले हैं और जो भीतर वाला गोला है इसकी त्रिज्या 1 मीटर दी है और बाहर वाले गोले की त्रिज्या 2 मीटर है। ठीक, इसके बाद इसमें Q1, अंदर वाले गोले में Q1, Q2, Q3 आवेश उपस्थित है और बाहर वाले गोले में Q आवेश उपस्थित है। बाहर वाले गोले में तो पूरा ही आवेश आ जाएगा Q1, Q2, Q3, और भीतर वाले गोले में एक ही आवेश है। ठीक, Q1 की वैल्यू दी है, Q2 की वैल्यू दी है, Q3 की वैल्यू दी है और हमें कैपिटल Q का मान ज्ञात करना है। और इसकी एक शर्त दी है क्वेश्चन की कि ये जो बाहर वाला गोला है इस डैश बाहर वाला सरफेस, इससे जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है वो भीतर वाले पृष्ठ, जो अंदर वाला गोला है 1 मीटर त्रिज्या वाला, इस गोले से गुजरने वाले फ्लक्स का 4 गुना है। मान लीजिए कि बाहर वाले गोले का फ्लक्स φ', ठीक, और भीतर वाले गोले का फ्लक्स क्या मान लें φ। तो शर्त दी है, आप क्वेश्चन पढ़ के देख लीजिए, शर्त दी हुई है कि जो बाहर वाले गोले से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स है वो भीतर वाले गोले S से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स का 4 गुना, अर्थात मान लीजिए ये बाहर वाला गोले का है φ' और भीतर वाले गोले का क्या है φ। ठीक, ये बाहर वाला गोला है, बाहरी गोला, ठीक, और ये बाहर वाला, ये अंदर वाला गोला, इसका फ्लक्स φ है और इसका फ्लक्स क्या है φ' है।
तो बाहर वाले गोले का जो फ्लक्स है वो भीतर वाले गोले के फ्लक्स का 4 गुना होगा। तो इस शर्त को लेकर हमसे पूछा गया है Q का परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ Q, Q की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक, तो इसके लिए भी आपकी बंद आकृति दिखाई पड़ी। तो इस लेसन में जहां पर बंद आकृति किया जाए वहां पर हम गॉस की थ्योरम लगा सकते हैं। आवेशों की बात कर रहा है, आवेश का मान भी पूछ रहा है, तो गॉस की थ्योरम से फ्लक्स निकाल लेंगे और संबंध हमें दिया हुआ है, आसानी से इस Q का मान निकाल लेंगे। Q1 Q2 Q3 की वैल्यू दी हुई है। तो सबसे पहले अंदर वाले गोले का फ्लक्स आएगा क्या? तो गॉस की थ्योरम क्या है कि कोई भी बंद आकृति हो उसके भीतर जो नेट आवेश होता है उसका 1/ε0 गुना फ्लक्स होता है उस पृष्ठ से संबद्ध। मतलब किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध जो वैद्युत फ्लक्स होता है उस बंद आकृति में घिरे नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक, ये हमने पढ़ी है गॉस की थ्योरम। तो सबसे पहले बात करते हैं भीतर वाले पृष्ठ की। तो हमें जानना है ε0 में कोई बात नहीं, तो कांस्टेंट है, केवल आवेश जानना है। भीतर वाले पृष्ठ में कितना आवेश है? भीतर वाले गोले के भीतर ये जो अंदर वाला गोला है इसके अंदर आवेश Q1 Q2 Q3, तो नेट आवेश होगा Q1 + Q2 + Q3। आवेश एक अदिश राशि है, इसको सामान्य नियमों से ही जोड़ घटा सकते हैं। तो Q1 + Q2 + Q3 आवेश स्थित है 1 मीटर त्रिज्या वाले गोले के भीतर। और अगर बाहर वाले गोले की बात करें तो बाहर वाले गोले में Q आवेश है और बाहर वाले गोले द्वारा ही ये गोला घिरा है, तो ये आवेश भी उसमें होगा Q1 Q2 Q3। तो बाहर वाले गोले का कुल आवेश है Q + Q1 + Q2 और प्लस क्या Q3। ठीक, तो बाहर वाले गोले का कुल आवेश नेट आवेश Q + Q1 + Q2 + Q3। अंदर वाले गोले का नेट आवेश है Q1 + Q2 + Q3। और शर्त दी है कि बाहर वाले गोले से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वो भीतर वाले गोले का 4 गुना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान देना। देखो सभी लोग क्या करेंगे, बाहर वाले गोले का फ्लक्स लिखेंगे। तो बाहर वाले गोले का नेट आवेश कितना है? Q + Q1 + Q2 + Q3। ये बाहर वाले गोले का नेट आवेश है बटे क्या ε0, किसकी प्रमेय से? गॉस की प्रमेय से। ठीक, अब ये फ्लक्स इसका 4 गुना करते हैं 4। भीतर वाले का लिखते हैं, भीतर वाले के गोले के अंदर आवेश कितना है? कितना? Q1 + Q2 + Q3 बटे में क्या आएगा? ε0। ठीक, वेरी सिंपल। भाई बाहर वाले गोले का कुल आवेश Q + Q1 + Q2 + Q3, भीतर वाले गोले का कुल आवेश Q1 + Q2 + Q3। ये ε0 कट गया। ठीक, बचा क्या? Q + Q1 + Q2 + Q3 बराबर क्या आएगा? 4Q1 + Q2 + Q3। ध्यान देना इतना पार्ट हमने ब्रैकेट में कर लिया। ठीक, घटाना आसान रहेगा, इसको डायरेक्ट कर ले जाएंगे, कर जाएगा। हमें वैल्यू मालूम है, Q1 मालूम, Q2 मालूम, Q3 मालूम। इक्वेशन भी ऐसे ही Q1 Q2 Q3 रखने हैं, क्यों निकालना है। यहां से Q की वैल्यू निकालेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, घटेगा तो बचेगा 3Q1 + Q2 + Q3। Q = क्या आ जाएगा? 3। Q1 का मान कितना मान है? 1 माइक्रोकूलम। Q2 का मान -2 माइक्रोकूलम, मैं -2 रख लिया। ठीक, चिन्ह माइनस का रख लिया। और Q3 का मान कितना है? 9.854। ठीक, इसको जोड़ घटा लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान देना -2 + 1, यहां पर बचेगा प्लस का है, माइनस का है, और माइनस का 1 बचेगा, इससे घट जाएगा, क्या आएगा? 3 गुणे बचेगा 8 पॉइंट कितना 854 85। भाई माइनस में बचेगा, इससे कम हो जाएगा, तो आ जाएगा 8.854। इसका गुणा कर लेंगे, ये आएगा 2 और 6 5, ये कितना आ जाएगा? 26.562 मात्र क्या था? माइक्रोकूलम इसका, ये की वैल्यू। ठीक, तो ध्यान रखना कोई इसमें कठिन काम नहीं है, केवल हमने गॉस की थ्योरम का यूज किया। ठीक, हमने बाहर वाले गोले का कुल आवेश ε0, 4 गुना अंदर वाले गोले के फ्लक्स का था कुल आवेश ε0, ये 5 अंदर वाले का मान 4 गुना, तो ये सब के अनुसार हल कर देते हैं। ठीक।
देखिए आपके एनसीईआरटी जोन का एक पेज नंबर 122 देखना, उसमें क्वेश्चन नंबर 1.15 ठीक, ये गॉस की थ्योरम का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना सभी लोग। ठीक, इसमें दिया गया है, कह रहा है एक समरूप एक समान विद्युत क्षेत्र यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, कह रहा है एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर ई 3 × 10⁻³ साथ में दिया है आई कैप, देखिए घबराना नहीं, वेक्टर रूप में दिया है। आई कैप से आप आइडिया लगा देना, आई कैप फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, सदिश, एकांक सदिश, लंबकोणीय एकांक सदिश, 3 प्रकार के, ठीक, एक्स अक्ष के दिश आई कैप, वाई अक्ष के दिश जे कैप, जेड अक्ष के दिश के कैप, ठीक, और न्यूटन प्रति कूलम, ये विद्युत क्षेत्र का मान है। और इसका मतलब है विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन है वो आपकी है एक्स अक्ष, तो यहां पर हम समकोणिक अक्ष बना लेंगे, ठीक, ध्यान देना, यहां पर हमने बना ली समकोणिक अक्ष एक्स वाई, जो आपका विद्युत क्षेत्र दिया है उसकी डायरेक्शन ये है ई की डायरेक्शन ये है, ये वेक्टर इधर है एक्स अक्ष के पास, ठीक। अब इसमें पहला पार्ट कह रहा है कि इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व से, मतलब वर्ग के उस पृष्ठ से, कह रहा है जिसका तल yz तल के समांतर है। ये क्वेश्चन कई प्रकार से लिखा जा सकता है, ठीक, कह रहा है इसमें एक वर्ग स्थित है और वर्ग का जो तल है समतल ये yz तल के समांतर है, ठीक, थोड़ा ध्यान देना, जो ये z अक्ष है वो आपकी ऐसे आई, ठीक, ये z अक्ष है, तो yz तल जो आएगा वो ये आएगा, ठीक, yz तल ये बनेगा और इस तल के समांतर एक वर्ग रखा है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या आएगा, भुजा स्क्वायर 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक, 10 का वर्ग करेंगे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर बना लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 10 की पावर -4 से गुणा कर देंगे 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल आ जाएगा किसका, वर्ग का। और ये वर्ग कहां स्थित है, इस विद्युत क्षेत्र में, और ये वर्ग किस प्रकार स्थित है, yz तल के समांतर, ठीक, yz तल कौन हुआ, z अक्ष हमारी ये है बाहर की ओर ऐसे, तो yz तल हमारा ये बना, इसके समांतर स्थित है, ऐसे वर्ग है, ठीक, तो वर्ग की आकृति बना सकते हैं, ठीक, जिस प्रकार से yz तल है उस प्रकार से अगर वर्ग बनाएंगे, ठीक, ये वर्ग, और ये वर्ग आपका कैसे रखा है, ऐसे, ठीक, ऐसे रखा है, ये yz तल है, इसी के समांतर ही वर्ग रखा है, इसमें स्थित है, इसकी भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर, ठीक, तो कह रहा है इससे गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात कीजिए, ये फर्स्ट पार्ट है इसका, ठीक, पहला पार्ट, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकला है, पहला पार्ट इसका हल कर रहे हैं। अब बात करते हैं, थोड़ा ध्यान दो, फ्लक्स निकालने के लिए आपने विद्युत फ्लक्स का फार्मूला पढ़ा है, वर्ग कोई बंद आकृति नहीं है, बंद आकृति होती है आवेश होता है, लगा देते गॉस के प्रमेय, ठीक, ये बंद आकृति नहीं है, तो वैद्युत फ्लक्स का आपने सूत्र पढ़ा है क्या, फाई इक्वल टू, फाई जो होता है ये ई और ए, ठीक, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर और एरिया वेक्टर इन दोनों के अदिश गुणन के बराबर होता है। फाई का मान क्या, फाई ई का मान क्या होता है, ई वेक्टर डॉट में क्या होता है ए, ठीक, बहुत अच्छी बात है, ई डॉट है और डॉट प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा, वेरी सिंपल। तो अगर हम ई वेक्टर का मान हमें मालूम है, ए वेक्टर निकालिए, तो ए वेक्टर क्या आएगा, कैसे निकालिए ए वेक्टर, तो आपको याद होगा किसी भी 2D आकृति है अगर 2 डायमेंशनल है तो उसका जब हम दिशा एरिया वेक्टर निकालते हैं तो उसकी दिशा जो होती है वो उस पृष्ठ के परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है, लेकिन ये लंब दोनों तरफ हो सकता है, इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, दोनों लिए जा सकते हैं। ए वेक्टर अगर निकालना चाहे तो इस डायरेक्शन से ले लें चाहे इससे ले लें, ठीक, तो यहां पर कैसे खींच सकते हैं, अगर इस पर लंब खींचोगे तो वो आपका इस डायरेक्शन में आएगा, ये एरिया वेक्टर हो गया, ठीक, ऐसे है, इस पर लंब खींचोगे इधर भी हो जाएगा, इधर भी ले सकते हैं, इधर भी लोगे तो माइनस आएगा, केवल माइनस आएगा, इस इतने फर्क पड़ेगा और कुछ नहीं। लेकिन ध्यान देना
2D आकृतियों के लिए ऐसा लेते हैं, दोनों तरफ ले सकते हैं, लेकिन अगर आकृति 3D है, जैसे गोला ले लिया, ठीक, और गोले के पृष्ठ पर हमने कोई क्षेत्रफल ले लिया, इसका एरिया वेक्टर जाएगा तो अंदर भी, लेकिन इसकी डायरेक्शन हमेशा किधर की ओर ली जाएगी, बाहर की, ठीक। और इसके जितने भी ये एरिया वेक्टर होते हैं सब केंद्र से ही गुजरते हैं, ऐसे है, केंद्र से गुजर जाएगा, ठीक। तो ये बाहर की ओर ही लेना, आपने अगर नियमन किए हैं गोलीकोष का, गोले का, तो सब में खींचा होगा बाहर की ओर की, ये 3D आकृति, 3D में बाहर की, लेकिन अगर 2D आकृति है तो इसमें दोनों ओर लिए जा सकते हैं, लेकिन हमारे काम का ज्यादा फायदेमंद कौन है, इधर उसकी दिशा वाला क्षेत्र, ये ई वेक्टर की दिशा में, तो एरिया वेक्टर की ए वेक्टर। वैसे आप अगर ध्यान दें तो इधर भी अगर खींचा जा सकता है तो एरिया वेक्टर को हम लिख सकते हैं ए आई कैप प्लस वाला, और एरिया वेक्टर को ये भी लिखा जा सकता है ए माइनस ए आई कैप, माइनस वाला अगर लंब इधर ले भाई, ये वर्ग है, चाहे इस तल पे लंब खींचो चाहे इधर खींचो, इस क्षेत्र, इस विद्युत क्षेत्र के अनुसार ये धनात्मक हो जाएगा, इधर धनात्मक ले सकते हैं, ठीक। तो माइनस ए आई कैप भी हो सकता है, तो क्या आएगा एरिया वेक्टर का मान, आपने पढ़ा होगा एकांक सदिश, याद करो जरा, एक ऐसे पढ़ा था, वेक्टर बटे वेक्टर का परिमाण मूड ए, तो ए वेक्टर बराबर आता था ए एक एकांक सदिश है, जिसकी दिशा बताता है, इसकी डायरेक्शन में होता है, ये मैग्नीट्यूड होता है। और यहां हमने एक क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एक की दिशा x अक्ष की दिशा में, और x अक्ष का इकाई सदिश क्या है, i कैप, इसीलिए इसको लिखा a वेक्टर इक्वल टू a i, तो इसका एरिया वेक्टर हुआ a i, ठीक। a का मान कितना निकाला आपने, 10 की पावर -2 i कैप मीटर, ठीक। वर्ग से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स, वर्ग के तल से गुजरने वाला फ्लक्स I इक्वल टू E डॉट A, E का मान कितना, 3 गुणे 10 की पावर 3 I के, ध्यान देना, डॉट A का मान कितना, A वेक्टर का 10 की पावर -2 I के, ठीक। अब देखो मैग्नीट्यूड का वैल्यू गुणा कर लो, तो 3 गुणे 10 की पावर 3 -2, एक बचेगी 30 में, I डॉट I, याद करो I डॉट I, J डॉट J, K डॉट K, एक बताया, I डॉट I का मान कितना, 1, I डॉट I का मान 1 हो जाएगा, तो केवल 30 रह जाएगा, ये आपका उत्तर क्या निकलेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, लक्ष्य, ठीक। ध्यान देना पहले पार्ट, और अगर आपको इसे अच्छा नहीं लग रहा है तो इसका आधा तरीका भी है, वो भी बहुत आसान है, ठीक। ध्यान देना, हमने ए निकाल लिया, यहां से अगर आप ध्यान देंगे तो ये तो सदिश रूप में लिखा, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इक्वल टू क्या है, 3 गुणा 10 की पावर 3, बात वही है, न्यूटन प्रति कूलम। एरिया वेक्टर तो नहीं निकालना, अगर आप ये मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो एरिया वेक्टर नहीं निकालना, एरिया वेक्टर नहीं निकालना है, सीधे क्षेत्रफल ले लेना है 10 की पावर -2, लेकिन दिशा देखनी है, यहां पर ई वेक्टर x अक्ष की दिशा में, इसका एरिया वेक्टर निकालोगे उसकी डायरेक्शन भी x अक्ष की दिशा आएगी, तो ई और ए के बीच का कोण 0, भाई ई वेक्टर x अक्ष की दिशा में, ए वेक्टर भी x अक्ष की दिशा में, तो ई और ए के बीच का कोण 0, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री बना, थीटा बना 0 डिग्री, तो फाई का क्या सूत्र है, e डॉट a, इसको आगे क्या लिखते हैं, a डॉट b बराबर ab cos थीटा, तो फाई का मान हो जाएगा क्या, e a cos थीटा, थीटा थीटा कितना 0, यहां पे 0 रख देंगे, e का मान रख लेंगे 3 गुणा 10 की पावर 3, a का मान 10 की पावर -2, और थीटा का मान कितना 0, cos 0 1, तीसरे, ठीक, बिल्कुल सही। आप अगर वेक्टर फॉर्म में करते हैं वैसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ठीक। ये तरीका भी सही है, ये भी सही है, अगर आपको वेक्टर फॉर्म में दिए दोनों बातें डॉट प्रोडक्ट से करो, नहीं तो ऐसे कर दो, ठीक। इसका सेकंड क्वेश्चन भी दिया है, वो भी देख लो, बहुत सरल है। सेकंड क्वेश्चन इसका दिया हुआ है, इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, इसी वर्ग से, कह रहा है यदि इसके तल का अभिलंब x अक्ष से 60 का कोण बनाए, थोड़ा ध्यान दो, इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, अगर इसके तल का अभिलंब x अक्ष से कितना कोण बनाए 60, ये x अक्ष हो गई, ठीक। और मान लीजिए वर्ग इस प्रकार से रखा हुआ है, वर्ग हमारा इस प्रकार से रखा हुआ है कि अगर हम वर्ग के तल पर अभिलंब खींचते हैं तो वो x अक्ष से कितना कोण बनाए 60 डिग्री, तो ये e की दिशा थी,
ये इसकी एक ही दिशा, ये y अक्ष की हो जाएगी, ये z अक्ष हो जाएगी। ठीक, लेकिन अब ये ऐसे रखा है, कुछ इस प्रकार से रखा है कि इसके जो तल का अवलंब है वो ई वेक्टर से कितना कोण बना रहा है, 60। डायरेक्टली थीटा यही तो होते ही है, हमारा जो ई डॉट एन है ये cos थीटा में थीटा आता है, वो ई वेक्टर और ए वेक्टर किधर होता है, एरिया की परपेंडिकुलर, मतलब एरिया पर लंब। तो क्षेत्रफल पर खींचे गए लंब और वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण होता है, वही दिया है, तो डायरेक्टली थीटा है। तो फाई का मान इस बार क्या आएगा, ई ए cos थीटा। ई का मान 3 गुणे 10 की पावर 3, ए का मान फिर हमने 10 की पावर -2 और cos कितना 60, ये 30 आएगा। cos 60 का मान कितना 1/2 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इस सवाल को पूछने का अदर तरीका भी है, वो क्या है, इसमें दे सकता था कि ये जो वर्ग रखा है, ये इस वर्ग का